हेलो फ्रेंड्स, हमने हमारे प्रीवियस वीडियो के अंदर राजस्थान एक्साइज एक्ट 1950 के सेक्शन 3 को डेफिनेशन क्लोज को बहुत अच्छे से कंप्लीट किया। उसके अंदर 25 डेफिनेशन को हमने कवर कर लिया है। इस वीडियो के अंदर हम बाकी के सेक्शन को कवर करते हैं। सेक्शन 4 बात करता है पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू डिक्लेयर व्हाट टू बी डीम्ड लीकर। अब लीकर क्या होगा, ये कौन डिक्लेयर करेगा? इसकी पावर है स्टेट गवर्नमेंट के पास। द स्टेट गवर्नमेंट में by notification in official gazette declare any substance to be a liquor for the purpose of this act or any portion। या किसको करेंगे? किसी सब्सटेंस को कर सकते हैं या उसके किसी पोर्शन को भी लिकर डिक्लेयर कर सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट। द स्टेट गवर्नमेंट में इन लाइक मैनर एंड फॉर द लाइक पर्पस, ठीक है, या तो किसी मैनर या किसी पर्पस डिक्लेयर व्हाट शैल बी डीम टू बी कंट्री लिकर एंड फॉरेन लिकर। कंट्री लिकर, फॉरेन लिकर मीन्स देशी शराब, विदेशी शराब, ठीक है, वो कौन डिक्लेयर कर सकती है? स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर कर सकती है। अब हम सेक्शन 5 के बारे में बात करते हैं। सेक्शन 5 बात करता है पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू डिक्लेयर लिमिट फॉर सेल बाय रिटेल। क्या है? स्टेट गवर्नमेंट के पास काफ़ी पावर है, तो उसमें से एक ये पावर भी है कि वो डिक्लेयर कर सकती है लिमिट के लिए। जैसे हम पढ़ते हैं कि ना होलसेल वाले होते हैं, रिटेलर होते हैं, तो यहाँ पर रिटेलर के बारे में बात की गई है क्लॉज 1 के अंदर, और क्लॉज 2 के अंदर बात करिए होलसेल वालों के लिए। तो ये कहता है द स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजट डिक्लेयर विथ रेस्पेक्ट आइदर टू ऑल द टेरिटरी ऑफ द स्टेट ऑफ राजस्थान। क्या कर सकती है? वो पूरी टेरिटरी के अंदर डिक्लेयर कर सकती है लिमिटेशन के लिए रिगार्डिंग ऑफ दिस एक्ट एक्सटेंड और टू एनी लोकल एरिया, ठीक है, या तो पूरी टेरिटरी, राजस्थान की टेरिटरी पे डिक्लेयर कर सकती है लिमिटेशन के लिए रिगार्डिंग रूल्स बना सकती है, नोटिफिकेशन ऑफिशियल गजट में डिक्लेयर कर सकती है, या किसी एनी लोकल एरिया के लिए दें, ठीक है। रिगार्ड्स परचेजर्स, किसके रिगार्डिंग में बारे में बात कर रहे हैं? परचेजर की रिगार्डिंग में। जनरली और फॉर एनी स्पेसिफिक क्लास ऑफ परचेजर। अब यहाँ परचेजर को भी ना क्लासीफाइड किया गया है। कैसे? एक तो जनरली और दूसरा स्पेसिफाइड, ठीक है। फिर जनरली और फॉर एनी ओकेजन, या तो किसके परचेजर, या तो एक जनरली और स्पेसिफाइड क्लास ऑफ परचेजर के बारे में बात किया है। और एक और बात की गई कि जनरली और फॉर एनी ओकेजन, या तो किसी जनरल पर्पस के लिए या फिर कोई एनी ओकेजन के लिए। व्हाट क्वांटिटी ऑफ एनी एक्साइजेबल आर्टिकल शैल फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट टू बी लिमिट फॉर द सेल बाय द रिटेलर। तो क्या एक लिमिट बना सकते हैं कि इस रिटेलर के पास में इतनी क्वांटिटी ऑफ क्या हो सकती है, डिक्लेयर मतलब सामान हो सकता है किस चीज़ का? लिकर के रिगार्डिंग में। क्लॉज 2 बात करता है द सेल ऑफ एनी एक्साइजेबल आर्टिकल, ठीक है, इन एनी क्वांटिटी इन एक्सेस ऑफ द क्वांटिटी। क्या बात करिए? एक्सेस ऑफ द क्वांटिटी डिक्लेयर इन रेस्पेक्ट देयर फॉर अंडर सब सेक्शन 1 एज द लिमिट ऑफ सेल बाय द रिटेल शैल बी डीम टू बी होलसेल। हम जहाँ होलसेल और रिटेलर के बारे में हमें पता है कि देखो रिटेलर के पास क्वांटिटी ऑफ स्टॉक थोड़ा कम होता है एक ही सेम चीज़ के लिए ना, पर होलसेल वाले के पास जो आपको क्वालिटी और प्रोडक्ट चाहिए उसकी क्वांटिटी काफ़ी अमाउंट में होती है। इसलिए जिस रिटेलर के पास में एक्सेस ऑफ द क्वांटिटी होगी तो वो क्या माना जाएगा? डीम टू बी सेल ऑफ होलसेल, ठीक है, वो होलसेलर माना जाएगा। अब हम सेक्शन 6 पढ़ते हैं पोजीशन बाय वाइफ, क्लर्क और सर्वेंट। अगर ये जो पोजीशन है एक्सेसिबल आर्टिकल का वो किसी पर्सन की वाइफ के पास, क्लर्क के पास और सर्वेंट के पास होता है तो वो क्या माना जाएगा? देखते हैं। पोजीशन बाय वाइफ, क्लर्क और सर्वेंट व्हेन एनी एक्सेसिबल आर्टिकल इन द पोजीशन ऑफ पर्सन वाइफ, क्लर्क, सर्वेंट ऑन अकाउंट ऑफ दैट पर्सन इट शैल, यहाँ वर्ड यूज़ किया, इट शैल फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट बी डीम टू द पोजीशन ऑफ दैट पर्सन। ये माना जाएगा ये उस पर्सन के पोजीशन में है, भली वो प्रॉपर चीज़ जो गुड है, प्रोडक्ट है, ठीक है, वो किसके पास है? वाइफ के पास है, क्लर्क के पास है, सर्वेंट के पास है, बट यहाँ ये माना जाएगा शैल वर्ड यूज़ किया है कि इट्स डीम टू बी द पोजीशन ऑफ दैट पर्सन, उस पर्सन के पोजीशन में है। अब इसका एक्सप्लेनेशन बात करता है अ पर्सन एम्प्लॉयड टेम्परली, जो क्लर्क है या सर्वेंट है या तो वो टेम्पररी या फॉर द पर्टिकुलर ओकेज़न के लिए, ठीक है, टेम्पररी है या पर्टिकुलर ओकेज़न के लिए हैं इन द कैपेसिटी ऑफ अ क्लर्क और सर्वेंट
इज़ द क्लर्क और सर्वर विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन, तो वो इस सेक्शन के अंदर भी कवर होते हैं, जो भले कोई टेम्परेरी पीरियड के लिए आए हैं या पर्टिकुलर किसी ओकेज़न के लिए आए तो भी वो क्या कवर माने जाएंगे, क्लर्क और सर्वेंट सेक्शन नंबर 6 के अंदर कवर होंगे। अब सेक्शन 7 की बात करते हैं। सेक्शन 7 बात करता है सेविंग ऑफ इनैक्टमेंट रिलेटिंग टू कस्टम। काफ़ी ऐसे कस्टम हैं जहाँ पर लिकर एज अ यूज़ की जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल राजस्थान में ऐसा काफ़ी जगह है जो कस्टम है जहाँ पर लिकर शादियों में यूज़ की जाती है। हम ये नहीं कह सकते वो शादियों में लिकर इतनी क्वांटिटी ऑफ अमाउंट की यूज़ करे, वो कस्टम है, हम उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते। इसलिए सेक्शन 7 उसी को बात करता है, सेविंग देता है, सेविंग क्लॉज है, सेविंग ऑफ इनैक्टमेंट रिलेटिंग टू कस्टम्स। Nothing contained in this act shall affect the provision of any law relating to custom for the time being in force or any rule or order to be thereunder। किसी भी कस्टम को, किसी रूल को, किसी ऑर्डर को अफेक्ट नहीं करता। कौन? राजस्थान एक्साइज एक्ट 1950। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की। जो चैप्टर नंबर 2 है वो कवर करता है सेक्शन 8 से लेकर 10A तक। इसकी रेंज है सेक्शन 8 से 10A तक। चैप्टर 2 बात करता है कंट्रोल एंड एस्टैब्लिशमेंट के रिगार्डिंग। अब सेक्शन 8 होता है कंट्रोल ऑफ द एक्साइज डिपार्टमेंट। एक्साइज डिपार्टमेंट पे कंट्रोल कौन करेगा? द कंट्रोल ऑफ द एक्साइज के एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग The control of administration of excise department shall subject to the direction of the state government। कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो एक्साइज डिपार्टमेंट के ऊपर, उसके एडमिनिस्ट्रेशन वर्क के ऊपर कंट्रोल करेंगे। जो वेस्ट किया गया है एक्साइज कमिश्नर पर भी, ठीक है। और सेक्शन 9 बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ अ कमिश्नर एंड एक्साइज ऑफिसर की रिगार्डिंग में स्टेट गवर्नमेंट के पास, स्टेट गवर्नमेंट शैल अपॉइंट एक्साइज कमिश्नर एंड मे अपॉइंट एज द मैनी एडिशनल एक्साइज कमिश्नर एज मे बी डीम नेसेसरी। स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो क्या कर सकती है, एक्साइज कमिश्नर को अपॉइंट कर सकती है और एज मैनी उनको जो नेसेसरी लगती है तो एडिशनल एक्साइज कमिश्नर को भी अपॉइंट कर सकती है। किधर? फॉर द पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ राजस्थान, जहाँ पर ये एक्ट एक्सटेंड होता है। अब क्लॉज 1 एक बात करता है स्टेट गवर्नमेंट में ऑल्सो अपॉइंट सच एंड सो मैनी अदर पर्सन। स्टेट गवर्नमेंट हम पहले एक्साइज ऑफिसर और एडिशनल एक्साइज कमिश्नर एंड एडिशनल एक्साइज कमिश्नर को अपॉइंट करने के लिए बात कर चुकी है क्लॉज 1 के अंदर। पर क्लॉज 1 कैपिटल ए के अंदर बोला है कि स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, अदर पर्सनस को भी क्या कर सकती है, अपॉइंट कर सकती हैं। इसके अंदर पॉइंट 1 मिसिंग है। मैं आपको बैरेक्ट की फ़ोटो से बताती हूँ। देखिए, जो ये मैंने बताया था कि क्लॉज 1 है, ये ऐड हुआ है 2007 में। 2007 के अंदर इसको ऐड किया गया है। इसका फर्स्ट पॉइंट बात करता है कौन कौन से पर्सन के बारे में। डायरेक्टर इन्फोर्समेंट, स्पेशल डायरेक्टर इन्फोर्समेंट, स्पेशल डायरेक्टर इन्फोर्समेंट, एडिशनल डायरेक्टर इन्फोर्समेंट, जॉइंट डायरेक्टर इन्फोर्समेंट, जोनल डायरेक्टर इन्फोर्समेंट, डिप्यूटी डायरेक्टर इन्फोर्समेंट, असिस्टेंट डायरेक्टर इन्फोर्समेंट, ये सारे पर्सन फर्स्ट पॉइंट के अंदर कवर करते हैं। सेकंड बात करता है डिप्यूटी एक्साइज कमिश्नर के बारे में। थर्ड बात करता है डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर के बारे में एंड फोर्थ बात करता है अदर इन्फीरियर ऑफिसर के बारे में। अब क्लॉज 1B बात करता है स्टेट गवर्नमेंट में prescribed duties and power to be confirmed and exercised by officer or class of officer appointed under subsection 1 and capital A। कि स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकते हैं, ड्यूटीज़ एंड पावर एक्सरसाइज करवा सकते, इम्पोज कर सकते हैं, जो हमने फर्स्ट के अंदर यदि एक्साइज कमिश्नर और एडिशनल एक्साइज कमिश्नर के बारे में पढ़ा था उनको, और फर्स्ट कैपिटल ए के अंदर हमने जो ये सारे ऑफिसर के बारे में जो हमने भी पढ़े हैं, इनके रिगार्डिंग भी क्या कर सकती है, ड्यूटीज़ इम्पोज कर सकती है, पावर्स से डेलीगेट कर सकती है उनको स्टेट गवर्नमेंट। अब हम बात करते हैं इसका क्लॉज 2 को कि स्टेट गवर्नमेंट में डेलीगेट टू द एक्साइज कमिश्नर सच पावर्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट conferred by this act as it
में स्पेसिफाई एक्सेप्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट है एक्सेप्ट द पावर टू मेक द रूल्स। रूल्स मेकिंग पावर के अलावा क्या कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट, क्या कर सकती है, डेलीगेट कर सकती है अपनी पावर्स को। मैं आपको वापस PDF से बताती हूँ। देखिए यहाँ पर वो फर्स्ट पॉइंट मिसिंग था, तो हमने डायरेक्ट से पढ़ लिया। अब आप देखिए कि स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, अपनी पावर को डेलीगेट कर सकती है। स्टेट गवर्नमेंट में डेलीगेट टू द, किसको डेलीगेट करेगी, एक्साइज कमिश्नर को अपनी पावर्स को, ठीक है। एंड और क्या कर सकती है, इस पावर के अंदर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है कि ये जो एक्सेप्शन दिया गया, एक्सेप्ट द पावर टू मेक द रूल्स, मतलब स्टेट गवर्नमेंट अपनी पावर डेलीगेट करना मतलब होता है ट्रांसफ़र करना। ट्रांसफ़र करिए अपनी पावर एक्साइज कमिश्नर को कि वो कोई ऑर्डर पास कर सकते हैं, कोई पनिशमेंट या कोई ड्यूटी इम्पोज कर सकते हैं। बट क्या नहीं कर सकते हैं एक्साइज कमिश्नर, पावर जो रूल्स बनाने की जो पावर है वो एक्साइज कमिश्नर के पास नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के पास है। थर्ड पॉइंट बात करता है द स्टेट गवर्नमेंट में ऑल्सो ऑथराइज, स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो, यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही थी, एक्साइज कमिश्नर को ऑथराइज कर रही थी, डेलीगेट कर रही थी, ट्रांसफ़र कर रही थी अपनी पावर्स को। पर अब स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो एक्साइज कमिश्नर को ऑथराइज कर सकती है कि वो अपनी पावर को क्या करे फर्दर, अब चाहे तो अपनी पावर को डेलीगेट कर सकता है उसके सबॉर्डिनेट ऑफिसर को, डेलीगेट टू एनी ऑफ हिज सबॉर्डिनेट ऑफिसर सच ऑफ हिज पावर अंडर दिस एक्ट, ठीक है। जो वो अपनी पावर को क्या कर सकता है, अपने से नीचे, अपने छोटे से जूनियर को जो सबॉर्डिनेट ऑफिसर है एक्साइज कमिश्नर के, उनको भी पावर क्या कर सकते हैं, डेलीगेट कर सकते हैं। ये ऑथराइज कौन कर रहा है, ये स्टेट गवर्नमेंट ऑथराइज कर रहे हैं एक्साइज कमिश्नर को। अब हम सेक्शन 9A बात करते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। 9A ऐड हुआ था 1952 में। सेक्शन 9A बात करता है अपील्स और रिवीजन के रिगार्डिंग। एन अपील शैल लाई फर्स्ट टू द एक्साइज कमिश्नर फ्रॉम एनी ऑर्डर पास बाय एक्साइज ऑफिसर। जो भी ऑर्डर एक्साइज ऑफिसर ने पास किए हैं वो कहाँ जाएगी, उनकी अपील जाएगी एक्साइज कमिश्नर के पास, ठीक है। पॉइंट B बात कर रहा है टू द डिवीज़न बेंच। अब यहाँ पर भी इस PDF के अंदर ये जो पॉइंट है ये गलत है, अब इसमें अमेंडमेंट हो चुका है। जो इसका B पॉइंट है 2007 में इसमें अमेंडमेंट हुआ है और ये वर्डिंग ऐड हुई है, क्या है, टू द डिवीज़न बेंच ऑफ द राजस्थान टैक्स बोर्ड कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 88 ऑफ राजस्थान वैल्यू एडेड टैक्स एक्ट 2003, ठीक है। फ्रॉम एनी ऑर्डर पास बाय द एक्साइज कमिश्नर, किसी एक्साइज कमिश्नर के द्वारा जो ऑर्डर पास किए गए हैं तो उनकी अपील कहाँ होगी, सॉरी उसकी अपील की बात नहीं, जो ऑर्डर पास किया गया, यहाँ ऑलरेडी पूरा वर्ड लिखा अदर अंडर दिस है अदरवाइज देन ऑन अपील, अपील के अलावा कोई ऑर्डर पास किया है एक्साइज कमिश्नर ने तो वो आप उसके रिगार्डिंग पे, उस ऑर्डर के रिगार्डिंग में आप कहाँ जा सकते हैं, डिविजनल बेंच ऑफ द राजस्थान टैक्स बोर्ड के पास पे, ठीक है। जो ऑर्डर पास किया है अंडर दिस एक्ट अदरवाइज देन ऑन अपील, अपील के अलावा, ठीक है। यहाँ पर हिंदी में भी लिखा हुआ है कि अपील में पारित आदेश से अन्यथा किसी भी आदेश से, ठीक है। पॉइंट क्लॉज 2 बात करता है एनी अपील अंडर सब सेक्शन 1 में प्रेफर्ड, जो सब सेक्शन 1 के अंदर जो अपील है वो उसका टाइम पीरियड कितना दिया है, उसका टाइम पीरियड दिया है 60 डे, 60 दिन के अंदर, ठीक है, 60 डेज। पॉइंट सब क्लॉज 3 बात करता है द डिसीजन ऑफ एक्साइज कमिश्नर और डिवीज़न बेंच of the Rajasthan tax board as the case may be on such appeal shall subject to the result of revision। तो क्या हो सकता है, वो किसके अंदर फॉल करेगी, वो रिवीजन के अंदर फॉल करेगी, रिवीजन। एनी इफ एनी अंडर सबसेक्शन 4, अब सबसेक्शन 4 का कह रहे हैं हम, तो पहले सबसेक्शन 4 को पढ़ लेते हैं। द डिवीज़न बेंच ऑफ द राजस्थान टैक्स बोर्ड में रिवाइज एनी ऑर्डर पास ऑन अपील बाय द एक्साइज कमिश्नर। क्या कर सकती है, जो एक्साइज कमिश्नर द्वारा कोई भी ऑर्डर पास किया गया है उसे क्या कर सकती है, डिवीज़न बेंच रिवाइज कर सकती है, ठीक है।
तो ये पावर किसके पास है, डिविजनल बेंच। जो हमने यहाँ पर पढ़ा था कि सब सेक्शन 4 के अंदर, तो वो जो रिजल्ट है रिवीजन का वो क्या होगा, वो माना जाएगा फाइनल, वो फाइनल माना जाएगा। ठीक है, प्रोवाइडेड बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम प्रोवाइडेड को पढ़ते हैं। ये प्रोवाइडेड ऐड हुआ है 2020 में, 2020 में। दैट no appeal shall be entertained unless it is accompanied by a satisfactory proof। क्या आपने पेमेंट 25% तक ऑफ द अमाउंट ऑफ डिमांड क्रिएटेड बाय द ऑर्डर अपील अगेंस्ट, आपने 25% तक क्या कर दिया है, जमा करवा दिया है, तभी आप क्या जा सकते हो, अपील की तरफ जा सकते हो, वरना आप नहीं जा सकते हो, एंटरटेन ही नहीं की जाएगी आपकी अपील। पहले ये 25% से पहले यहाँ पर था 75%, बट अब 2020 में ये चेंज करके कर दिया गया है 25%। ठीक है, 5th क्लॉज बात करता है एनी रिवीजन अंडर सब सेक्शन 4 में बी प्रेफर्ड एट एनी टाइम। अब जो हमने बोला था कि रिवीजन की पावर है, ठीक है, उसका जो रिविजनल जो रिवाइज कर सकती है कौन सी, टैक्स बोर्ड, तो उसके पास टाइम पीरियड क्या है, यहाँ पर टाइम दिया हुआ है 30 डे, 30 दिन। हमने जो क्लॉज फर्स्ट था उसमें पढ़ा था, तब उसका टाइम पीरियड था 60 दिन का अपील करने के लिए। पर रिविजनल बेंच जो हम बात कर रहे हैं, डिविजनल बेंच ऑफ राजस्थान टैक्स बोर्ड के बारे में, वहाँ पर आप जो रिवाइज करवा रहे हो रिवीजन के थ्रू, डिसीजन को, ऑर्डर जो पास किया गया है, उसका टाइम पीरियड कितना दिया है रिवीजन का, वो रिवीजन का टाइम पीरियड दिया गया है 30 दिन। अब सेक्शन 9 भी बात करता है बार ऑफ जुडिशन ऑफ सिविल कोर्ट। यहाँ पर मतलब रोक लगा दी गई है सिविल कोर्ट पर कि उनके पास कोई जुडिक्शन नहीं है। ये कहता है नो सिविल कोर्ट शैल हैव जुडिक्शन टू एंटरटेन एनी सूट प्रोसीडिंग टू सेट असाइड और मॉडिफाई। सिविल कोर्ट के पास कोई पावर ही नहीं है कि वो एक सूट भी एंटरटेन करे और प्रोसीडिंग सेट असाइड की प्रोसीडिंग करे या मॉडिफाई की प्रोसीडिंग करे, किसके अंदर, राजस्थान एक्साइज एक्ट के अंदर। ठीक है, उसका पॉइंट ए बात करता है एनी ओरिजिनल ऑर्डर पास्ड बाय एन ऑफिसर कंपटेंट टू डू सो अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। कोई भी ऑर्डर जो ऑफिसर कंपटेंट है, ठीक है, ऑथराइज्ड है, जिनके पास पावर है कि वो क्या कर सकते हैं, एक ऑर्डर पास कर सकते हैं इस एक्ट के अंदर, तो उनके ऑर्डर को आपका उसके एंटरटेन करने के लिए आप सिविल कोर्ट में नहीं जा सकते कि आप सूट फाइल कर रहे हो उनके अगेंस्ट में, या एनी ऑर्डर पास्ड बाय कि एनी ऑर्डर पास्ड अंडर और प्रेफर्ड टू इन सेक्शन 9A। जो 9A के अंदर हमने बात करी थी अपील्स के रिगार्डिंग में, उनके थ्रू भी जो कोई ऑर्डर पास किया है उसके अगेंस्ट जाके आप सिविल कोर्ट के अंदर सूट फाइल नहीं कर सकते। यहाँ टोटली बार कर दिया है सिविल कोर्ट को जुरिडिक्शन के रिगार्डिंग कि आपकी कोई जुरिडिक्शन नहीं है कि आप कोई ऑर्डर पास किया गया है तो उसमें सूट को एंटरटेन करें या प्रोसीडिंग कुछ सेटिसाइड करें, मॉडिफाई करें। ठीक है, अब सेक्शन 10 के बारे में बात करते हैं। सेक्शन 10 बात करता है कि पावर्स अपॉइंटमेंट के लिए बात करता है, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स और उनके पावर को उनको कन्फर्म की गई है पावर्स उनके। स्टेट गवर्नमेंट चाहे मे एम्पावर एनी ऑफिसर टू परफॉर्म द एक्ट, क्या कर सकते हैं कि एनी ऑफिसर टू परफॉर्म द एक्ट्स एंड ड्यूटी मेंशन इन चैप्टर 8। अब चैप्टर 8 किसकी बात करता है, चैप्टर 8 बात करता है पावर एंड ड्यूटीज़ ऑफ ऑफिसर। ठीक है, इस पावर और ड्यूटी ऑफ ऑफिसर के अंदर जो चैप्टर 8 बात कर रहा है उसमें स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, एम्पावर कर सकती है उनको कि आप यहाँ पर परफॉर्म कीजिए। ठीक है, पॉइंट बी बात करता है ऑर्डर दैट ऑल और एनी ऑफ द पावर्स एंड ड्यूटीज असाइनेड टू द ऑफिसर ऑफ द एक्साइज डिपार्टमेंट अंडर दिस एक्ट शैल सब्जेक्ट टू द प्रोविजन देयर ऑफ बी एक्सरसाइज्ड एंड परफॉर्म बाय एनी अदर पर्सन अदर देन ऑफिसर ऑफ एक्साइज डिपार्टमेंट और बाय एनी अदर पर्सन। क्या कह रहा है ये पॉइंट कि स्टेट कि जो पावर डेलीगेट की गई है, ट्रांसफ़र की गई ड्यूटीज़ है जो एक्साइज ऑफिसर के पास, एक्साइज डिपार्टमेंट के पास है इस एक्ट के अंदर, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन देयर बी एक्सरसाइज, उसको कौन कौन एक्सरसाइज कर सकता है, बी एक्सरसाइज्ड एंड परफॉर्म्ड बाय एनी ऑफिसर अदर देन, इम्पॉर्टेंट है ये, अदर देन
अदर देन द ऑफिसर ऑफ एक्साइज डिपार्टमेंट, किनके अलावा, एक्साइज डिपार्टमेंट और एनी अदर पर्सन के अलावा ये पावर एक्सरसाइज और ड्यूटी एक्सरसाइज की जा सकती है। जो ऑर्डर है ना वो एक्सरसाइज किया जा सकता है। देखो बहुत इजी लैंग्वेज जो बताती हूँ कि जो एक्साइज डिपार्टमेंट के पास में जो पावर्स दी गई है, ड्यूटीज़ दी गई है, वो एक्सरसाइज और कौन कर सकते हैं एक्साइज डिपार्टमेंट के अलावा, कौन, एनी अदर पर्सन अदर देन एक्साइज ऑफिसर, एक्साइज डिपार्टमेंट और एनी अदर पर्सन के अलावा कौन एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये बात उनकी अपॉइंटमेंट की, उन ऑफिसर के रिगार्डिंग और उनके पावर्स के रिगार्डिंग में पॉइंट बी बात करता है। अब 10A बात करता है सेक्शन जो कि ऐड हुआ है 2007 के अंदर, ठीक है। 10A ऐड हुआ है 2007 में। द एक्साइज कमिश्नर में विद द व्यू टू प्रिवेंट, क्या कर सकते हैं, किसके लिए एक्साइज कमिश्नर क्या कर सकते हैं, टू प्रिवेंट और चेक इविक्शन ऑफ द एक्साइज ड्यूटी बाय द नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजेट, डायरेक्ट द सेटिंग अप ऑफ चेक पोस्ट। आपने कितनी बार देखा है कि काफ़ी सारे चेक पोस्ट लगे रहते हैं जहाँ पर आपकी गाड़ियों को चेक किया जाता है कि आप कोई अवैध चीज़ तो नहीं लेके आ रहे हो, ठीक है। यूजली क्या होता है, राजस्थान के अंदर अदर स्टेट के कोई बाय रोड आते हैं तो वहाँ पर चेक पोस्ट लगाया जाता है कि काफ़ी स्टेट में, जैसे गुजरात स्टेट है वो ड्राई स्टेट है, वहाँ पर लिकर अलाउड नहीं है। तो काफ़ी लोग है ना जो यहाँ पर गुजरात से यहाँ आते हैं और साथ में लिकर है ना अपने साथ लेके चले जाते हैं। तो जो चेक पोस्ट होते हैं वहाँ पर चेकिंग की जाती है उनकी गाड़ियों की, ताकि वो पता चले कि कोई इलीगल वेज से तो नहीं लेके जा रहा, ठीक है। चेक पोस्ट सच प्लेसेस एंड फॉर सच पीरियड एज मे बी स्पेसिफाइड बाय नोटिफिकेशन, किसी प्लेस पर्टिकुलर किसी प्लेस के लिए हुआ या किसी पीरियड टाइम की कि आपको 1 महीने तक ये करना है, या कोई नोटिफिकेशन में कोई भी जैसे भी प्रिस्क्राइब किया हुआ है उस तरह से। एवरी ऑफिसर और ऑफिशियल हु एक्सरसाइज हिज पावर एंड डिस्चार्ज हिज ड्यूटी एट सच चेक पोस्ट बाय वे ऑफ इंस्पेक्शन of the document produced and goods being moved shall be in charge। जिस पर्सन को ऑथराइज किया गया है, ठीक है, ड्यूटी दी गई है, वो वहाँ पर क्या कहलाया जाएगा, वो बात पर वहाँ पर कहलाया जाएगा इंचार्ज, ठीक है। तो उनके पास पावर है कि वो चेक कर सकते हैं, इंस्पेक्शन कर सकते हैं जो भी गुड्स वहाँ से जा रहे हैं। क्लॉज बी 2 बात करता है, notwithstanding anything contained in subsection 1, excise commissioner may by notification in official gazette declare any existing check post established by एनी अदर डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, जो किसी अदर डिपार्टमेंट है जो स्टेट गवर्नमेंट ने उन्होंने इस्टेब्लिश किया है, टू बी द चेक पोस्ट फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन, तो वो इस सेक्शन के लिए भी पर्पस पे चेक पोस्ट बन सकता है। एक्साइज कमिश्नर क्या करेंगे, नोटिफिकेशन कर देंगे उनका ऑफिशियल गजेट में, ठीक है। एंड मे अपॉइंट एनी ऑफिसर और ऑफिशियल टू एक्ट एज द इंचार्ज ऑफ द चेक पोस्ट फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट, इस सेक्शन के लिए, ठीक है, इस सेक्शन के लिए, क्या और किसी सेक्शन की बात नहीं की है, पर्टिकुलर सेक्शन 10A की ही बात की है। इस 10A के अंदर चेक पोस्ट को जो कि किसी अदर क्या स्टेट गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट है उसने इस्टेब्लिश किया है, वहाँ पर भी उसे चेक पोस्ट इस सेक्शन के थ्रू कौन कर सकते हैं, एक्साइज कमिश्नर बाय नोटिफिकेशन एंड ऑफिशियल गजेट उसको डिक्लेयर भी कर सकते हैं, वहाँ पर कोई ऑफिसर अपॉइंट कर सकते हैं, फिर वो ऑफिसर क्या कहलाया जाएगा, इंचार्ज कहलाया जाएगा। अब हम पॉइंट 3 की बात करते हैं। जो ड्राइवर होते हैं जो गाड़ी लेके जा रहे हैं ना, चेक पोस्ट में हम गाड़ियाँ ऑलरेडी चेक करते हैं। द ड्राइवर और द पर्सन इन चार्ज ऑफ द वेसल कैरिंग एक्सेसिबल आर्टिकल, जो एक्सेसिबल आर्टिकल को लेके जा रहे हैं, ठीक है, जिस गाड़ी में, तो उनके रिगार्डिंग क्या है, द कैरी विथ हिम विद द परमिट पास बिल और बिल्टी, क्या आप अगर आप लेके जा रहे हो, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि सबको ही मना है, जो ऑथराइज्ड है, जिनके पास लाइसेंस है, जिनके पास बिल है और जिनके पास परमिशन है, ठीक है, वो लोग ही लेके जा सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं इस एक्ट के अंदर। जो क्या कर रहे हैं, जिनके पास परमिट है, पास है, बिल है और बिल्टी है, ठीक है। स्टॉप द व्हीकल एंड कैरियज एट सच चेक पोस्ट, उनको अपनी जो गाड़ी है वहाँ पर चेक पोस्ट पर रोकनी चाहिए, रोकनी पड़ेगी, ठीक है। सी पॉइंट बात कर रहा है
प्रोड्यूस ऑल डॉक्यूमेंट फॉर इंस्पेक्शन ऑफ द इंचार्ज ऑफ द चेक पोस्ट। आपके पास जो डॉक्यूमेंट है उसको आपको प्रोड्यूस करवाना पड़ेगा इंचार्ज को लिए, क्योंकि वो इसका क्या करेगा, इंस्पेक्शन करेगा। अलाउ द इंस्पेक्शन ऑफ द गुड्स एंड एक्सेसिबल आर्टिकल, जो आप आर्टिकल्स और गुड्स लेके जा रहे हैं उनका इंस्पेक्शन के लिए भी आप अलाउ करेंगे, उसमें रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाएंगे, रोकने के नहीं, हमें नहीं चेक करवाना, नहीं। आपको अगर आपके पास में परमिशन है, वो पास है, बिल है, वो भी आपको दिखाना है इंचार्ज को, अपनी व्हीकल वहाँ पर रोकनी है, कुछ जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है वो भी इंस्पेक्शन करवाना है, और अपनी व्हीकल का भी इंस्पेक्शन करवाना है, आर्टिकल्स जो आप लेके जा रहे हो उस आर्टिकल्स का भी। एक्सप्लेनेशन बात करता है, एक्सप्लेनेशन कहता है फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन, जो व्हीकल के बारे में हम बात कर रहे हैं, शैल इंक्लूड एन मीन्स द ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूडिंग द एनिमल। अगर आप क्या बैलगाड़ी से लेके जा रहे हो सामान, ठीक है, तो ये तो नहीं मतलब जिसके 4 पहिए हो, जिसके 2 पहिए हो, वही गाड़ी होती है। अगर आप बैलगाड़ी से किसी एनिमल को यूज़ करते हुए सामान लेके जा रहे हो, ठीक है, ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, तो वो भी इसके अंदर क्या होता है, वेसल के अंदर इंक्लूड माना जाता है। आई होप आपको यहाँ तक का, अभी तक का सब कुछ समझ में आया हो। थैंक यू।